दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इंडिया गठबंधन के नेता, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव भी है, ममता बनर्जी भी है, उद्धव ठाकरे भी हैं, M.K. स्टैलिन भी हैं, वो अब मोदी सरकार के एक और मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए पीछे पड़ने वाले हैं। सवाल है कि आखिर फ्रांस के उस मंत्री ने ऐसे कौन से मुद्दे पर इस्तीफा दिया जिसकी वजह से उसने मोदी सरकार के उस मंत्री के इस्तीफे की मांग का दबाव बना दिया। कौन है मोदी सरकार का वो मंत्री जिसे फ्रांस के मंत्री ने अपना इस्तीफा देकर अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के निशाने पर ला दिया। दोस्तों, खबर इंटरेस्टिंग है, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान की तरह बीजेपी के एक और नेता हैं जो मोदी शाह के बेहद ही खास हैं। संगठन में उनकी रणनीति पर दोनों ही आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, इसलिए जब चुनाव की घड़ी आती है उससे पहले उन्हें उन राज्यों की जिम्मेदारी दी जाती है और भी कई मुद्दों के समाधान के लिए उन्हें आगे किया जाता है। इसलिए तमाम विरोधों के बावजूद उन्हें अपने पद पर बनाए रखा गया। कई बार उनके खिलाफ आवाज उठी, कई बार उन पर आरोप लगे कि वो एनवायरमेंट के साथ साथ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए खेल खेलते हैं। अभी हाल के कुछ महीनों में अरावली की पहाड़ियों में खनन को लेकर विवाद भी हुआ था। हजारों पेड़ काटे जाने को लेकर लोगों ने आवाज भी उठाई थी। दोस्तों, ये जो विवाद मैं गिना रहा हूं वो उसी के मंत्रालय से जुड़े मुद्दे हैं। दोस्तों, मोदी सरकार के जिस मंत्री का नाम ले रहा हूं वो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अब भूपेंद्र यादव को फ्रांस के एक मंत्री ने इस्तीफा देकर फंसा दिया और इंडिया गठबंधन के लिए उन पर सवाल उठाने का रास्ता खोल दिया। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि फ्रांस के मंत्री ने किस बात को लेकर अपने पद से इस्तीफा दिया और मैं क्यों कह रहा हूं कि उसी आधार पर तो भूपेंद्र यादव को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं को उनसे इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, फ्रांस में दो ऐसे कीटनाशकों को दोबारा मंजूरी मिली जिन्हें मधुमक्खियों के लिए खतरनाक माना जाता है। फैसले के विरोध में पर्यावरण मंत्री मोनिक बारबट ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि जब पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े बुनियादी सिद्धांतों से समझौता होने लगे तो पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब सवाल भारत को लेकर उठ रहे हैं। यहां भी कुछ ऐसे ही कीटनाशकों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है जिन्हें कई विशेषज्ञ मधुमक्खियों, केचुए और मिट्टी के लिए नुकसानदेह बताते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि फ्रांस में एक नीति पर मंत्री पद छोड़ देती हैं जबकि भारत में इन्हीं मुद्दों पर सरकारी सोच अलग क्यों दिखती है। दोस्तों, फ्रांस की संसद ने हाल ही में कुछ रसायन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला कानून पास किया। इन रसायनों को लेकर पहले से पर्यावरण संबंधी चिंताएं बताई जाती रही हैं, खासकर मधुमक्खियों पर इनके असर को लेकर। इसी फैसले के बाद मोनिक बारबट ने इस्तीफा देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले 9 महीनों में उन्होंने जंगलों, पानी, हवा, मिट्टी और जैव विविधता की रक्षा के लिए काम किया, लेकिन अब उनके पास उस दिशा में आगे बढ़ने के साधन नहीं बचे हैं। दोस्तों, बारबट का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की खबर नहीं रहा, फ्रांस में इसे पर्यावरण बनाम कृषि नीति की बहस के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ किसानों की जरूरतों का तर्क है, दूसरी तरफ जैव विविधता को बचाने की चिंता। जब हम भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं तो नीतिगत फैसले में बड़ा विरोधाभास दिखता है। साल 2020 में कृषि मंत्रालय ने 27 घातक कीटनाशकों को बैन करने का एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया था। तब उम्मीद जगी थी कि सरकार नागरिकों की सेहत और पर्यावरण को लेकर सख्त कदम उठाएगी। हालांकि साल 2023 में जब अंतिम आदेश जारी हुआ तो कहानी पूरी तरह बदल गई। व्यावसायिक लॉबी के दबाव के आगे नीति निर्माताओं का रुख नरम पड़ गया। नतीजा ये हुआ कि 27 में से 24 घातक रसायनों को खेती में इस्तेमाल करने की दोबारा छूट दे दी गई। जो केमिकल दुनिया भर में बैन हो रहे थे उन्हें भारतीय खेतों में खुलेआम इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। इन रासायनिक कीटनाशकों की मार सिर्फ उड़ने वाले जीवों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन के भीतर दिन रात काम करने वाले केचुओं पर भी पड़ रही है। केचुए मिट्टी को खाकर उलट पुलट करते हैं, जिससे जमीन में ऑक्सीजन पहुंचती है और वो उपजाऊ बनती है। जब खेतों में क्लोरोपाइरिफास और
कार्बोफ्यूरॉन जैसे रसायनों का छिड़काव होता है तो ये पानी के साथ घुलकर मिट्टी के भीतर बैठ जाते हैं। ये जहर केचुए की नाजुक त्वचा के जरिए उनके शरीर में समा जाता है। इससे उनका नर्वस सिस्टम ठप हो जाता है और वो मिट्टी के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। जिस मिट्टी में लाखों केचुए होने चाहिए थे, वो खेत अब बेजान और खोखले होते जा रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि फसल सिर्फ किसान उगाता है, लेकिन सच ये है कि बिना मधुमक्खियों के परागण के फल या दाना बनना मुमकिन नहीं है। भारत की प्रमुख फसलें जैसे सरसों, सूरजमुखी, सेब, आम, दालें और कपास पूरी तरह मधुमक्खियों पर निर्भर है। वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार मधुमक्खियों की मौजूदगी से सरसों की पैदावार में 25% से 40% तक की सीधी बढ़ोतरी होती है। कई केमिकल इन मासूम जीवों के लिए काल बन रहे हैं। कुछ केमिकल मधुमक्खियों के दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वो सूर्य की दिशा देखकर अपने छत्ते में लौटने का रास्ता भूल जाती है। वहीं कुछ रसायन उनके उड़ने की क्षमता खत्म कर देते हैं या उनके श्वसन तंत्र को बंद कर देते हैं। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने हमेशा आगाह किया है कि मधुमक्खियों के बिना इंसान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियां गायब हो गईं तो इंसान के पास जीने के लिए बहुत कम समय बचेगा। बिना परागण के पौधे नहीं होंगे तो अनाज और जीव जंतु नहीं बचेंगे। डेविड एटनबरो ने भी चेताया था कि इनके बिना पूरी खाद्य श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अगर भारत में इसी तरह घातक रसायनों को छूट मिलती रही तो आने वाले समय में गंभीर खाद्य संकट खड़ा होना तय है। नीति निर्माताओं को यह समझना होगा कि तत्कालीन व्यावसायिक फायदों के लिए मिट्टी और पर्यावरण का सौदा करना भविष्य की पीढ़ियों को भुखमरी की ओर धकेलना जैसा है। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ फ्रांस के एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, कहानी राजनीतिक जवाबदेही की है। वह एक मंत्री ने कहा कि अगर मेरी अंतरात्मा मेरी सरकार के फैसले के साथ नहीं है तो कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इधर हमारे यहाँ हालात ऐसे हैं कि कुर्सी बचाने की कला जिम्मेदारी निभाने की कला से कहीं ज्यादा विकसित हो चुकी है। यहाँ अक्सर पर्यावरण की चिंता भाषणों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन जब फैसलों की फाइल खुलती है तो जंगल पीछे छूट जाते हैं और मुनाफा आगे निकल जाता है। सवाल सिर्फ भूपेंद्र यादव का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें नुकसान दिखाई देने के बावजूद ये मान लिया जाता है कि जनता कुछ दिन शोर मचाएगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और एम.के. स्टालिन जैसे विपक्षी नेता इस मुद्दे को कितना आगे ले जाते हैं। क्या पर्यावरण मंत्री से भी जवाब मांगा जाएगा या फिर ये मामला भी बाकी विवादों की तरह सरकारी फाइलों में धूल फाकता रह जाएगा? क्योंकि आखिर में नेचर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, पेड़ वोट नहीं डालते, मधुमक्खियां टीवी डिबेट में नहीं आती और केचुए सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करते। इसलिए उनकी आवाज उठाने की जिम्मेदारी इंसानों की है, सरकार की है और विपक्ष की भी है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पर्यावरण से जुड़े ऐसे फैसलों की राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।